अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज पीर की सुबह है और आज इस व्लॉग में मैं सिर्फ बात करूंगा ज़िमनी इलेक्शन जो हुए हैं 21 अप्रैल को पाकिस्तान में, उस पर बात करेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात क्या हुए, कैसे हुए, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और क्या मुकम्मल तौर पर मायूस हो जाना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को, या अभी भी ISPR की 2009 में पेश की गई प्रोडक्शन के मुताबिक खुदा ज़मीन से गया नहीं, क्या अब भी खुदा ज़मीन से नहीं गया। एनी हाउ, देखते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात हुआ कैसे। ऑब्वियसली धांधली हुई, खुल खुला के हुई, पूरी दुनिया ने देखी। मुख्तसरन बताता हूँ कि कौमी असम्बली की 5 में से 2 सीटें मुस्लिम लीग नून ने, एक PTI ने, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और एक आज़ाद उम्मीदवार ने जीती, जो PTI का हमायत याफ्ता तो नहीं था लेकिन वो PTI के वर्कर्स का हमायत याफ्ता था, क्योंकि जो उम्मीदवार था उसका भाई वहाँ पिछले इलेक्शन कैंपेन से पहले, कैंपेन के दौरान ही शहीद हो गया था। तो ऑब्वियसली वर्कर्स की हमायत जो थी वो उसके साथ थी। पता नहीं PTI वालों ने वहाँ टिकट उसे क्यों नहीं दिया, लेकिन एनी हाउ प्रोविंशियल PTI KPK के अपने कोई मसाइल होंगे। सूबाई असम्बली के इलेक्शन में 9 सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती। IPP तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान वालों ने 1, मुस्लिम लीग काफ ने 1 और PTI ने 1। बलूचिस्तान से 2 सीटें थी, एक पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने जीती और एक मैंगल ग्रुप ने जीती। जबकि KPK में 2 सीटें थी, एक PTI ने जीती और एक वही जो PTI के वर्कर्स के हमायत याफ्ता थे उन्होंने जीती। ये तो मुख्तर हाल है। अब ये हुआ किस तरह? ऑब्वियसली ये 8 फरवरी का रिपीट टेलीकास्ट था। जो 8 फरवरी को धांधली हुई वही अब भी हुई। 21 अप्रैल 70-72 दिन दरमियान में गुजरे 8 फरवरी से लेकर अब तक। इन 70-72 दिनों में क्या कुछ बदला, देख लेते हैं। आरोज बदले नहीं, वही अदलिया की आरोज इस्तीफा भी नहीं लिए गए थे, वही इंतजामिया के थे कि उन्होंने भरपूर धांधली की थी, पूरी दुनिया ने देख लिया था। अब भी हुकूमत को इसी तरह के नतायज चाहिए थे, इसलिए आरोज वही रखे। हालांकि अगर ये मुखलिस होते तो आरोज बदल देते, अदलिया के आ जाते, मे भी कोई रिजल्ट बेहतर हो जाता। ना होता, कम अज कम ये कहने के काबिल तो होते कि अपोजिशन का एतराज़ था, हमने आरोज बदल दिए हैं, लेकिन नहीं बदले गए क्योंकि नतायज वो चाहिए थे, वो शायद अदलिया से नहीं मिलने थे। गुड गवर्नेंस शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने इस पिछले 70-72 दिनों में कोई शो की? नहीं, बिल्कुल नहीं शो की। रोज़गार के लोगों को मौके मिल गए? नहीं। महंगाई बेहतर हुई? नहीं। अपोजिशन को सांस लेने की आज़ादी दी गई? नहीं। वही जो पहले सलूक था केयर टेकर गवर्नमेंट जो ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और DGISI नदीम अंजम साहब के अंडर काम कर रही थी, अभी भी ऐसे लग रहा है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सिर्फ डमी के तौर पर बैठे हुए हैं। अभी भी आसिम मुनीर साहब का और DGISI का ही हुक्म चल रहा है। जिस तरह के शवाहिद आ रहे हैं, जिस तरह की धांधली इस दफ़ा हुई है, हत्ता के बाजोड़ के हल्के से इलेक्शन से 1 दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले, वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने, अभी हम स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, वो उन्होंने बाकायदा रिटर्न कंप्लेंट कर दी थी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को बता दिया था कि मेरे पास ISI के ये बंदे आए थे, उन्होंने नाम भी दिए हैं, कुछ के रियल नाम उनको पता चल गए हैं, एक का CNIC नंबर भी उनके हाथ लग गया है, वो भी उन्होंने मेंशन किया है। और 2 टोटल 4 बंदे ISI के उनके ऑफिस में आए थे और उन्होंने कहा था कि आपने ये करना है। उन साहब ने वहाँ से इनकार कर दिया था और बताया था कि मेरे इस तरह लोगों को ये कमाल बनाया गया है। फिर जब कंप्लेंट करके वो घर पहुंचे तो दूसरे दिन दोबारा आए वो लोग और वहाँ आके दोबारा उन्होंने किया, हत्ता कि उनका एक बंदा जख्मी हो गया जो एजुकेशन ऑफिसर थे, ऑब्वियसली उनकी टीम में थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ थे, वो जख्मी हो गया और उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। इस हद तक वहाँ, और बाकायदा क्लियरली उस रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि ISI के लोग थे, ये उनके नाम है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस हद तक शवायद थे। इसका मतलब है कि ये सब जितनी शिकायत आई और सूरत हाल बदली भी नहीं 70-72 दिनों में, तो फिर ये तो कंफर्म हो गया कि धांधली हुई है। चलें, और फिर सोशल मीडिया के जरिए जो वीडियोस आई सामने, उससे भी आपने देख लिया कि गुजरात, लाहौर, चकवाल, मियाँ वाली, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे थे वहाँ बहुत सारी जगह पे वोटिंग रोक कर, दरवाजे बंद करके अंदर धड़ाधड़ जो है अपनी मर्जी के उम्मीदवार पे ठप्पे लगाए गए, मोहरें लगाई गई। फॉर्म 45 बहुत सारे हरकों पे पहले साइन करा के ले लिया गया, हत्ता कि उस पर इलेक्शन कमीशन वालों को भी बोलना पड़ा और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने तहकीकात का कह दिया है। हालांकि उन्होंने तहकीकात क्या करनी है, ये तो सिर्फ आईवाश है लोगों को वक्ती तौर पर चुप कराने के लिए। और जिन लोगों ने फॉर्म 45 पहले साइन नहीं किए थे, पोलिंग एजेंट्स ने, उनको फॉर्म 45 दिए ही नहीं गए कि ठीक है ढूंढते रहें कहाँ है, किधर है फॉर्म 45, कहेंगे हमने तो दे दिए थे, आपने घुमा दिए हैं। उनको फॉर्म 45 नहीं दिए गए जिन्होंने पहले एडवांस में साइन नहीं किए थे। ऑब्वियसली वहाँ उनके कोई फेक साइन करने होंगे उन्होंने, और वही इसी तरह होगा, कुछ कर दिया होगा। इनिशियल लिख देते हैं, पहले नाम फ़याज़ वलाना, FW लिखते हैं तो आपका उसको पकड़ा नहीं जा सकता। आप कहें जी इसने बंदे ने इनिशियली किए थे, साइन तो इसने किए नहीं थे, यही किए थे, तो उनको नहीं दिए गए। फिर बैलेट बॉक्स के अंदर पूरी एक जगह से बैलेट बॉक्स जब उल्टा गया तो वहाँ से पूरी एक कापी जो होती है जिसमें 100 या 200
200 वोट होते हैं, पूरी एक कॉपी पहले से स्टैंप लगी हुई एक उम्मीदवार की, हुकूमती उम्मीदवार की स्टैंप लगी हुई, पूरी कॉपी अंदर से निकल आई। अब एक उम्मीदवार तो एक वोटर जाता है, वो एक वोट कास्ट करता है, पूरी कॉपी कैसे निकल आई? ऑब्वियसली वो वहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो अमला था, वो मिले हुए थे और उन्होंने सारा कुछ किया। इस तरह के सबूत हैं। इसके बावजूद अगर शहबाज शरीफ साहब ना माने तो वो अलग बात है। वजीराबाद का हल्का, पंजाब का हल्का 36 था, वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जेब से मोहरें लगी हुई पर्चियाँ निकली। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जेब में किधर डाल के फिर रहे थे। ये चंद वाकयात है, मैंने सिर्फ इसलिए बताने की कोशिश की है। हालांकि सोशल मीडिया भरा पड़ा है और स्पेशली अगर आप ट्विटर पे जाएं तो वहाँ तो शायद किसी बंदे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि पिछले 3 दिन से पाकिस्तान में इन्होंने इंटरनेट की स्पीड स्लो की हुई है और यूट्यूब को तकरीबन बैन किया हुआ है, ट्विटर तो बहुत अरसे से बैन है, फिर भी VPN के जरिए लोग बमुश्किल सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्पीड स्लो है। और आप देख रहे हैं कि लोग उस तरह, मैं खुद भी देखता हूँ, हमारे चैनल पे भी विद इन अ फ्यू आवर्स थाउजेंड्स में हो जाते थे व्यूज़, लेकिन अब पिछले 3 दिन से स्लो हैं क्योंकि ये सारा धांधली का धंधा होना था। अब इलेक्शन हो गए हैं, अब कल से फिर वापस नॉर्मल स्पीड पे चले जाएंगी हमारे यूट्यूब की वीडियोस भी और व्यूज़ भी और आपके कमेंट्स वगैरह भी। यानी अब इस धांधले का रद्द-ए-अमल मुलाहिजा फरमाएं। रद्द-ए-अमल क्या है? पहले सरकारी रद्द-ए-अमल देखते हैं, फिर पब्लिक के रद्द-ए-अमल पे देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि वो जो खुदा ज़मीन से गया नहीं, वो क्या बात है। शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज़ और उनके हवारी कहते हैं कि वो खुश हो रहे हैं कि हमने सीटें जीत ली हैं। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये सीटें कैसे जीती हैं, और ये शायद उनकी खुशफहमी है कि सीटें बहुक कर रुख जीत देने से जीत हो जाती है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आगे चल के मैं बताता हूँ कि इनको बड़ा नुकसान क्या होगा, उस वक्त इन्हें एहसास होगा जब शायद पानी बहुत पुलों के नीचे से गुजर चुका होगा। पीपल्स पार्टी वालों ने अपना रवायती तरीका सिंध में अपनाया कि उन्होंने आसफा भुट्टो को कौमी असम्बली का MNA बनवाना था, तो उन्होंने इलेक्शन से पहले ही 7 लोगों को जो उनके मुकाबले में जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे उनको बिठा दिया। एक जो PTI के हमायत याफ्ता थे मुस्तफ़ा रिंद साहब, वो उनके काबू नहीं आए, आखिर में उन्हें अगवा कर लिया गया, अगवा करके गायब कर दिया गया और बाद जहाँ पेपर दे दिए गए रिटर्निंग ऑफिसर के पास कि वो बंदा भी दस्तबरदार हो चुका है। और जब उन्हें रिहा किया गया तो बाद में उन्होंने आके बयान दे दिया कि मेरे साथ ये ज़बरदस्ती की गई है, मैं कोई नहीं दस्तबरदार हुआ। लेकिन उस वक्त तक नोटिफिकेशन हो चुका था और कौमी असम्बली में आके आसफा भुट्टो हलफ भी ले चुकी थी और वो कौमी असम्बली के इलेक्शन उसमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं कौमी असम्बली एज ए मेंबर, और उन्हें बाकी भी सहूलियात सारी दे दी गई होंगी। एनीहो, ये उनका रवायती सिंध में जो बंदा उठा लो, गायब कर लो, साइन करा लो, बस अगवाकारी का सिलसिला था उनका। वो इस तरह जीते वहाँ से। और बलूचिस्तान में 2 हल्के थे जिसमें एक पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद चकजई साहब और एक पे BNP मेंगल ग्रुप जो है अख्तर मेंगल साहब का, वो एक नशिस्त जीत गए हैं। बलूचिस्तान में शायद अभी तक उस तरह इलेक्शन कमीशन की धौंस धांधली नहीं चल रही, या हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों की धौंस धांधली नहीं चल रही, या सरफराज बुगटी साहब समझते हैं कि मैं इस तरह खामखा अपना मुंह क्यों काला करूं, क्योंकि वो तो अभी हुकूमत बनने के तकरीबन 69 डेज़ के बाद उन कैबिनेट बना सके हैं। वहाँ इतनी कमज़ोर उनकी गवर्नमेंट है कि वो कैबिनेट नहीं बना सके, तो उनका वहाँ इतना अमल दखल नहीं था। हालांकि अख्तर मेंगल साहब पहले से प्री पोल रिगिंग की कंप्लेंट कर रहे थे, शायद उसकी नतीजा था कि वहाँ उस तरह फिर इलेक्शन वाले दिन रिगिंग नहीं हो सकी, वो दोनों सीटें एक एक निकाल गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले ही ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट कर दिया था, उन्हें नज़र आ रहा था कि क्या होना है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कल जो कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद अब वो वापस इस्लामाबाद आ गए और अब वो कहते हैं कि खुल खुला के वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ तहरीक का आगाज़ करना चाहते हैं। इस धांधली का एक और देखें आप, दानियाल अजीज मुस्लिम लीग नून के बंदे हैं, सारी ज़िंदगी उनकी तकरीबन जो अभी मोस्ट रिसेंट उनकी पॉलिटिकल लाइफ है वो नून के साथ है। अभी वो क्योंकि वो एहसन इकबाल साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके बेटे अहमद इकबाल इलेक्शन लड़ रहे थे, दानियाल अजीज़ उनकी मुखालफत कर रहे थे और दानियाल अजीज़ जिस उम्मीदवार की हमायत कर रहे थे, अवैस कासिम शायद उनका नाम था, उनके खिलाफ धांधली की इंतहा कर दी गई और दानियाल अजीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और दानियाल अजीज़ ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सबूत रख दिए टेबल पे। अब अगर दानियाल अजीज़ मुस्लिम लीग नून का बंदा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है कि ये धांधली के सबूत हैं, तो उसके बाद अब इस बात पे तो शायद पाकिस्तान के लोग तो जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें यकीन हो जाएगा कि हाँ वाकई धांधली हुई है। ये सारी चीज़ें इस बात का सबूत हैं। आप देखते हैं कि इसका हासिल वसूल क्या है। नून लीग अगर ना भी जीतती, अगर ये सारा कुछ ना वो करते, तो क्या कोई फ़र्क पड़ता उनकी हुकूमत पे, मरियम की हुकूमत पे या शहबाज शरीफ की हुकूमत पे? बिल्कुल नहीं पड़ना था। उनके पास इनफ वोट हैं पहले ही असेंबली में, कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी दिल की तसल्ली के लिए ये सारी धांधली की है और लोगों को ये बता रहे हैं कि देखें लोग जो है, लोगों का ज़हन बदल रहा है। जब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि लोगों का ज़हन बदल रहा है, तो इसका मतलब है 8 फरवरी को लोगों का ज़हन आपके साथ नहीं था। 8 फरवरी को वाकई PTI वाले जीते हुए थे, आपने फॉर्म 47 के जरिए उनके साथ ज्यादती की है। ये आप तस्दीक कर रहे हैं 8 फरवरी के धांधली की, कि आपने 8 फरवरी को धांधली की और अब आप कहते हैं लोगों का ज़हन बदल रहा है। भाई इन 70-72 दिनों में आपने कमाल कौन सा किया कि लोगों का ज़हन बदल रहा है? ये अपनी दिल की तसल्लियां दे रहे हैं, हालांकि उन्हें मालूम है कि ना लोगों का ज़हन बदला है, ना वो जीते हैं।
जिस तरह की पहले धांधली उन्होंने 8 फरवरी 9 फरवरी को की है, वही धांधली उन्होंने 21 अप्रैल को कर दी है। और जिस तरह अली मोहम्मद खान ने कहा है पीटीआई वाले ने कि रिपीट टेलीकास्ट था, बिल्कुल ये रिपीट टेलीकास्ट था। होगा क्या, लोग मजीद नफरत लोगों की बढ़ जाएगी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ, और उनके जो ऊपर सहूलतकार हैं और उनके सर पे जिन्होंने हाथ रखा हुआ है हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और DGISI साहब, इन दोनों पे मजीद लोगों की नफरत बढ़ेगी और कुछ नहीं होना। इलेक्शन कमीशन मजीद बदनाम होगा। कोई फ़र्क पड़ेगा इलेक्शन कमीशन? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन पे कोई असर नहीं होना। अब तो वो ब्राज़ील के दौरे से होके आए और वहाँ से बाज़ाहिर वो EVM मशीन देखने गए हैं। लगता नहीं कि वो EVM पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। हाँ, वो ऐसी कोई EVM लेके आना चाहेंगे जिसका कंट्रोल उनके हाथ में हो और आइंदा ये फॉर्म 45 47 वाली धांधली भी ना करना पड़े, वो अपने ऑफिस में बैठे ही कुछ कर लें। वो इस तरह का कोई EVM लेके आना चाहेंगे, क्योंकि उनकी नीयत तो पता चल गई है इन 2 इलेक्शंस में कि वो क्या करना चाहते हैं। अवाम का क्या होगा? अवाम का क्या जमहूरी निज़ाम से एतमाद बहाल होगा? बिल्कुल कतई नहीं, ख़त्म होगा। 2 ख़तरनाक इसके नताइज होंगे इस सारे धांधली के अमल से, जो 8 फरवरी को हुआ और अब रिपीट टेलीकास्ट का हुआ। इसके बाद 2 ख़तरनाक नताइज होंगे जिसका अभी तक इस हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इनको कोई एहसास नहीं है कि कितना बड़ा हम नुकसान कर रहे हैं। पहला नुकसान, लोगों की सोच तालिबान की तरफ होगी। तालिबान क्या कहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे अफगानिस्तान के हों, या दुनिया में कहीं भी तालिबान हों, या तालिबान की सोच रखने वाली जो एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें हैं वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं ये वोट शोट ये सब जो है ये ड्रामा होता है, ये कुछ नहीं होता। लोगों की राय जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस जिसके हाथ में डंडा है, जिसके हाथ में बंदूक है, वही अपनी मर्जी से जो करना चाहे करे। ये वोटों वाला सारा जो है 2 नंबरी है, ये धंधा है, ये जमहूरियत वगैरह कुछ नहीं होती। लोगों का अब यकीन उस तरफ होगा, वो तालिबान वाली सोच की तरफ लोग जाएंगे, जो कि इंतहाई खौफनाक सोच है, जो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये पै दर पै जो किया है, इसका पहला ख़तरनाक ये आउटकम होगा कि लोगों की सोच तालिबान के साथ मिलती जाएगी और लोग कहेंगे हाँ वाकई वोट की कोई ज़रूरत नहीं है, वही रास्ता अपनाना चाहिए जो तालिबान अपनाते हैं। दूसरा जो नुकसान होगा वो शायद उसका अभी शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज को और मियां नवाज शरीफ और इन सब लोगों को एहसास नहीं है। जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, इससे जब लोग उनके पे दर पे इस किस्म के कचौके खाने के बाद लोग तंग हो जाएंगे और इस सियासी निज़ाम से और इन चीज़ों से उकता जाएंगे, तो फिर हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले वो चाहेंगे कि ड्राइविंग सीट पे अब खुद बैठा जाए और इन्हें साइड पे कर दिया जाए। और जब वो ड्राइविंग सीट पे, जब ये हद तक हमारी पॉलिटिकल फोर्सेज, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम इस हद तक कमज़ोर हो जाएगा कि लोगों का इस पर सिफर एतमाद रह जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली शहबाज शरीफ या जरदारी को साइड पे करके ड्राइविंग सीट पे बैठना आसिम मुनीर साहब या आसिम मुनीर साहब जैसा कोई और आर्मी चीफ होगा तो उसके लिए कौन सा मुश्किल होगा। और जब वो ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे और इनको धक्का देके गाड़ी से उतारेंगे, तब इन्हें एहसास होगा कि हम वो सारा कुछ जो ड्रामे पीछे कर रहे थे राजा सिकंदर सुल्तान से मिलके, वक्ती तौर पर आपने हुकूमत लेनी थी, आपने ले ली, लेकिन अब आपने 8 फरवरी को रिपीट टेलीकास्ट 21 अप्रैल को क्यों किया? आपको एहसास ही नहीं है कि आप अपनी जड़ें खोखली कर रहे हैं, अपनी इन ईवानों की कदर जो है आप जीरो कर रहे हैं, अपने सिस्टम की आप जो है कदर वक़्त ख़त्म कर रहे हैं। और जब इसकी ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो आ जाएंगे जो अजीज़ हम वतनों वाले होते हैं। और लोगों को शायद एहसास नहीं है। ये साहब हमारे जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, अगर आप GHQ के पिछले 3 महीने के अंदर जितनी तकर्रियाँ, तबादले, तैनातियाँ, कुछ तो लोग रिज़ाइन करके चले गए, कोर कमांडर्स तक चले गए, और बाकी जो कोर कमांडर्स जाने के बाद नीचे से जो प्रमोशन होनी थी, उस प्रमोशन में उन्होंने अपनी ज़ाती पसंद नापसंद के जो कमालात किए हैं, उसमें एक प्रमोशन के वक्त 30 लोगों को रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि उन्हें सुपरसीड किया गया था। और आर्मी का उसूल ये है कि जब किसी सीनियर अफसर को सुपरसीड किया जाता है तो वो रिज़ाइन करके घर चला जाता है खामोशी से, वो कुछ नहीं कर सकता। ये आर्मी का सिस्टम ऐसा है कि वहाँ आपको अपनी चीफ की बात माननी पड़ती है। तो ये अपने इर्द गिर्द जो अपनी टीम इकट्ठी कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब इस वक्त, चाहे वो कोर कमांडर्स की शक्ल में हो या फॉर्मेशन कमांडर्स की शक्ल में हो या मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान के हवाले से हो या अहम पोस्टों की तैनाती के हवाले से हो, वो अपनी एक टीम बना रहे हैं। और जब वो अपनी मुकम्मल टीम और इंतहाई जूनियर अफसरान को प्रमोट करके अपनी टीम बना लेंगे, इधर से जमहूरी निज़ाम आपका इस हद तक कमज़ोर हो जाएगा कि इसकी जड़ें मुकम्मल तौर पर खोखली हो चुकी होंगी, अवाम का एतमाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका होगा इस सिस्टम से, और अवाम कहेंगे हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि मरकज़ में किसकी हुकूमत है और पंजाब में किसकी है, सिंध में किसकी है और KPK में किसकी है। लोग जब इस हद तक बददिल हो चुके होंगे इस सारे मामले से, तो उसके बाद ये हमारे हाफिज आसिम मुनीर साहब, ये मौलवी ज़िया-उल हक से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। चलें अब देखते हैं कि वो 2009 में एक ड्रामा ISPR वालों ने पेश किया था। अब ये सारा कुछ कर तो रहे हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनकी अपनी पेशकश थी एक। 2009 में CRS हमारे दोस्त हैं खाबर अजहर साहब और अनीक ज़फ़र, उनकी इस्लामाबाद में कम्युनिकेशन रिसर्च स्ट्रेटजीज़ के नाम से एक कंपनी है और वो प्राइवेट प्रोडक्शन बनाते हैं।
انہوں نے ISPR کو یہ ڈرامہ بنا کے دیا تھا جس کا نام تھا خدا زمین سے گیا نہیں. ایوب خسرو، نعمان اعجاز، بڑی کاسٹ تھی اس کی. یہ ہم ٹی وی اور PTV پہ دکھایا گیا تھا بیک وقت، بہت پاپولر ہوا تھا، شاید 16 اس کی قسطیں تھیں. اس کا میسج کیا تھا؟ اس کا میسج دکھایا گیا تھا کہ یہ KPK کے ایریا میں اور پاکستان کے ٹربلڈ ایریاز میں دہشت گردوں کی جو کاروائیاں تھیں طالبان کی یا سوچ کے رکھنے والوں کی، اس کے وجہ سے وہاں سوسائٹی پہ کیا اثرات ہوئے. اس کا میسج مین یہ تھا کہ دہشت گرد ان علاقوں میں صرف کاروائیاں ہی نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو، جو وہاں لوگ ہوتے ہیں، متاثرین ہوتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی نفسیات، ان کا عمل اور ان کے ریلیشن شپس تک بدل کے رکھ دیتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ 8 فروری کو جو دہشت گردی ہوئی، پارلیمانی دہشت گردی، اب اس کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں 21 اپریل کو جو پارلیمانی دہشت گردی ہوئی، کیا اس کے نتیجے میں پاکستان بھر کے عوام کی سوچ، ان کا نظریہ، ان کے تعلقات اپنے ارد گرد کے لوگوں سے یا اپنے جن سے ان کے معاملات ہوتے ہیں، آبویسلی حکومتی معاملات ہوتے ہیں یا سرکار سے جو معاملات ہوتے ہیں یا سرکار سے جو لین دین ہوتا ہے یا سرکار پہ جو اعتماد ہوتا ہے، وہ سب کچھ اب لوگوں کا بدل جائے گا. یہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب، آپ کی اپنی DG ISPR کی پروڈکشن تھی جس کا نام تھا خدا زمین سے گیا نہیں. آپ نے لوگوں کو بھی یہ یقین دلایا تھا کہ خدا زمین سے گیا نہیں. اس وقت آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے یقین دلایا تھا. اب یہ جو پارلیمانی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھر کے عوام کو یہ یقین ہے کہ خدا زمین سے گیا نہیں. آپ اور آپ کی یہ جو من پسند شہباز شریف صاحب ہیں یا مریم نواز ہیں، آصف زرداری ہیں، بظاہر وقتی طور پر یہ بے شک خوش ہوتے رہیں اس پارلیمانی دہشت گردی سے یا اس پارلیمانی دہشت گردی سے حاصل کردہ دھاندلی زدہ نتائج سے، لیکن یقین مانیں پاکستان بھر کے عوام کو یہ یقین ہے کہ خدا زمین سے گیا نہیں. اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے دل کی بات کرتے ہیں تو پلیز فیاض ولانا آفیشیل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اور کن کن ٹاپکس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں. اللہ حافظ.